हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? फ्रेंड्स, लाइव हैं हम। और थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा सही करा है। वो माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, साउंड थोड़ा नहीं आ रहा था और वीडियो चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था फ्रेंड्स। और आज की जो 13 नवंबर की घटनाओं के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल शीशपाल एकेडमी। और देख रहे हैं आप शीशपाल सर की क्लास, जिसमें हम करंट अफेयर्स तो महत्वपूर्ण डेली लाते हैं हम। और करंट अफेयर्स के साथ 15% हम जीएस की ले लेते हैं। आज की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और ये प्रश्न, अगर इस क्लास को बात करें तो हम ये पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आर के लिए पीसीएस के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। प्रश्न शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमने सिनेमा क्षेत्र में लिया है। सॉरी, सिनेमा क्षेत्र में प्रश्न लिया हमने ये सिनेमा क्षेत्र में, और हम मार्कर ले लेते हैं। सिनेमा क्षेत्र में प्रश्न है, मार्कर ले लिया हमने। सत्यजीत सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया है? आप लोगों का यूं ही प्यार बना रहना चाहिए हमारे साथ। तो इस प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो बी आंसर सही है इसमें, फिलिप थॉमस। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फिलिप थॉमस से सम्मानित किया जाएगा। और ये 20 नवंबर 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 5वां संस्करण गोवा में शुरू हो रहा है। देखिए 20 नवंबर, और ये इस टाइप से प्रश्न बन गए। और वर्ष 2024 का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है। इसका फोकस प्रश्न में ऑप्शन पूछा था, ऑस्ट्रेलिया है। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया फिल्म निर्माता फिलिप थॉमस को दिया जाएगा। इस महोत्सव के लिए 81 देशों की 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का चयन किया गया है। क्या गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सिनेमा की दुनिया को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में की गई थी। ये महोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। देखिए सबकी मंशा है एक अच्छे पद पाने की, गरिमा पाने की, एक अच्छा इंसान बनने की। इसी से एक आप देख रहे हो धरना चल रहा है प्रयागराज में आर पीसीएस के लिए। कितनी हमारे भारत में ये समस्या है। कोई काय के लिए साहब मेहनत कर रहा है, कुछ कस के पद के लिए मेहनत कर रहा है, कोई जिला स्तर के लिए नाम रोशन के लिए मेहनत कर रहा है, और किसी को दुनिया को कुछ और। कुछ व्यक्ति हमारे ऐसे हैं उनको कुछ नहीं मालूम क्या होता है। मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, आज खा ली, आज कमा लिया, शाम को खा लिया, कल वो देखते हैं कमाने की आस क्या है। तो ये है हमारे इस संसार में, दुनिया में अलग अलग विचार हैं सबके। तो दूसरा आपने हेडिंग दिया नियुक्ति से। 11 नवंबर 2024 को भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पद एवं गोपनीय की शपथ दिलाई है? तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो आंसर है, बी आंसर सही है, संजीव खन्ना। 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संजीव खन्ना को पद एवं गोपनीय की शपथ दिलाई है। इन्होंने डी वाई चंद्रचूड़ का स्थान ग्रहण किया है, क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हो चुके थे। संजीव खन्ना को बतौर अधिवक्ता दिल्ली के 30,000 कोर्ट से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। और ये 18 जनवरी 2019 को इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश सहित हैं, 35 लोग हो गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय आता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को उल्लेख किया जाता है 124(2) में। 11 नवंबर 2024 को राजगीर बिहार में एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने किस देश को 4-0 से हराकर पहला मुकाबला जीती है? तो ये आपका मलेशिया से आंसर सही है। 11 नवंबर 2024 को राजगीर बिहार में एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को 4-0 से हराकर पहला मुकाबला जीती है। और बिहार राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का उद्घाटन किया है। बिहार में पहली बार हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और जीतो राजगीर झूमो राजगीर के उद्घोष के साथ हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत की थी। ये नारा था, जीतो राजगीर झूमो राजगीर। जापान और कोरिया के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। देखिए, जापान और कोरिया का बराबर रहा। चीन ने थाईलैंड को 15-0 से हरा दिया। 11 से 20 नवंबर तक हॉकी महाकुंभ का आयोजन होगा। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे हैं। और जान लेते हैं 6 देशों की महिला हॉकी टीम के कप्तानों के नाम जान लेते हैं। और भारत सलीमा टेटे, दक्षिण कोरिया चियोन यूनुबी, चीन जीआई चैन, जापान तनाका सोकी, थाईलैंड प्रेस रोम एनगोग नोट और मलेशिया दिन जूलियान। ये सारे 6 देशों के कप्तानों के नाम है। ये देखिए, भारत के आपका सलीमा टेटे है कप्तान। देशों के नाम ये दे रखे हैं 6 में। सम्मेलन से देख लेते हैं प्रश्न। 11 से 22 नवंबर 2024 तक 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 29 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये आंसर सही है, अजरबैजान। 11 से 22 नवंबर 2024 तक 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान बाकू में आयोजित किया जा रहा है। और ये मुख्तार बाबादेव इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। वर्ष 2020 की थीम है एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता। इसका पहल सम्मेलन है। कॉप वर्ष 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित की गई थी। कॉप 29 का उद्देश्य विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव के यथाशीघ्र सहायता देना है, न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है, कमजोर देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। और वर्ष 23 कॉप 28 दुबई यूएई में आयोजित की गई थी। खेल की दुनिया जान लेते हैं। विमेश टेनिस एसोसिएशन WTA 2024 फाइनल का एकल खिताब कोको गॉफ जीता है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये आपका अमेरिका से है। सियान सही इसका। विमेश टेनिस एसोसिएशन WTA 2024 का फाइनल का एकल खिताब कोको गॉफ ने जीता है। इनका संबंध अमेरिका से है। अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन के झेंग किनवेन को फाइनल में हराकर एक खिताब जीता है। और WTA गूगल खिताब एब्रिएला डाबोत्सकी और एरिन राउडलिफ की जोड़ी ने जीता है। 2 से 9 नवंबर 2024 तक इस WTA का आयोजन रियाद सऊदी अरब में खेला गया था। इस वर्ष कोको गॉफ ने WTA चाइना ओपन का खिताब जीता है। कला संस्कृति की दुनिया जान लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने श्री स्वामी नारायण मंदिर की
कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर 200 रुपए की चांदी का सिक्का जारी किया है? तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, डी आंसर है 220। ये श्री स्वामीनारायण मंदिर गुजरात के बड़ताल में स्थित है और 200 वर्ष पूर्व भगवान स्वामी नारायण द्वारा बड़ताल धाम की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट नियुक्ति, हाल ही में किस देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है, बी आंसर है इसका। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पहला गुलामी विरोधी आयुक्त किया गया है। क्रिस इवॉन्स पहले गुलामी विरोधी आयुक्त बने। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वर्ष 23 में ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ने अनुमान लगाया है कि 21 में ऑस्ट्रेलिया में 41,000 लोग आधुनिक दासता गुलामी में जी रहे हैं। गुलामी विरोधी आयुक्त उद्देश्य आधुनिक गुलामी के खिलाफ देश के प्रयासों को मजबूत करना है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बाजीन हैं। नेक्स्ट, 6 से 10 नवंबर 2024 तक NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। 6 से 10 नवंबर 2024 तक NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 2024 NSW ओपन स्क्वैश महिला एकल खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में हांगकांग की हेनल टेंग को 3.1 से हराया है। अनाहत सिंह ने अपना 7वां PSA चैलेंजर खिताब जीता। वर्तमान में अनाहत सिंह 90वें स्थान पर है। इनका संबंध देश की राजधानी दिल्ली से है। फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संगठन की दुनिया से प्रश्न लेते हैं। भारत ने कलकत्ता विस्फोट ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। सही बात है। इन समझौते का उद्देश्य केवल बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच अंतर ग्रेड संपर्क सुधार करना है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो ए या दूसरा आंसर सही है, बी आंसर सही है इसका, क्योंकि इस समझौते के उद्देश्य को बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच अंतर ग्रेड संपर्क में सुधार करना है। उपरोक्त में से कथन 2 सही है। फ्रेंड्स, देखिए, भारतीय बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में इंद्रमणि पांडे और विदेश मंत्रालय ने सचिव पूर्व श्री जगदीप मजूमदार ने हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव श्री इंद्रपाणी पांडे हैं। इसे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और मजबूती मिलेगी। बिम्स्टेक के सदस्य देशों की संख्या 7 है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका जो मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में है। केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? बयान सही है, 26 तक। देखिए, केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। ये इन्होंने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 1989 बैच के IFS अधिकारी रहे हैं ये, और वे विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में भारतीय मिशनों के अनेक पदों पर कार्य कर चुके हैं। हिमालयी लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लेह, यहाँ से लेह लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। और लद्दाख संस्कार महोत्सव 2024 नवा संस्कार लद्दाख में मनाया गया और यहाँ नए 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। जास्कर, द्रस, साम, नुब्रा और जोंगथोंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन UAE के शारजाह शहर में किया जा रहा है
और दूसरा क्या दिया है, वर्ष 2020 का थीम ईट्स ईस्ट बीट का बुक है, सही है। और तीसरा 120 देशों के 2500 अधिक सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में शामिल हुए हैं। और भारतीय संविधान को हाथ से प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने लिखा था। इस प्रश्न की अगर हम बात करें, तीसरा प्रश्न ये गलत है, बाकी सब सही है। विचार करें, क्योंकि 43वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो आयोजन यूएसए में शारजाह शहर में किया जा रहा है। और इसकी जो थीम की बात कर लेते हैं, वर्ष 2024 की थीम है इट्स स्टार्टर्स विद ए बुक है। और भारतीय संविधान को हाथ से प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने लिखा था। तो इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं, यह भी आंसर सही है। इसमें उपरोक्त में से केवल तीसरा आंसर गलत है, तो हमें गलत चुनना था। 112 देशों के 2500 से ज्यादा प्रदर्शक इस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में शामिल हुए हैं। इस बड़े तथ्य जान लेते हैं। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल संविधान का मसौदा तैयार किया था। और इन्होंने भारतीय संविधान को इटैलिक स्टाइल में लिखा था। तो महोत्सव की दुनिया जान लेते हैं। इगास बैगवाल त्योहार किस राज्य में दीपावली 11 दिन बाद मनाया जाता है? तो इसका बी आंसर है उत्तराखंड में। इस इगवास त्योहार उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाई जाने वाली एक खास लोक दिवाली है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या नगरी लौटने की खुशी में गाय और बैल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां है, 11 से 20 नवंबर 2024 तक महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कितने देश खेल रहे हैं? ये 6 ध्यान सही है। 11 से 20 नवंबर 2024 तक महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6 देश खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाइव में फटाफट। और एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने वाले देश भारत, दूसरा चीन, तीसरे में दक्षिण कोरिया, चौथे में थाईलैंड है, 5 में मलेशिया, 6 पे जापान है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीला टेटे एवं उप कप्तान नवनीत कौर है। और 11 नवंबर 2024 को भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को 4-0 से हराया है। और भारत वर्ष 2023 का विजेता है। और दिवस की दुनिया देख लेते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये आंसर सही इसका। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया जानते हो, सांस की समस्या होती है निमोनिया में। ये दिवस श्वसन संबंधी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाई जाती है। और ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। इस बीमारी के कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कारण फेफड़ों में पानी भी भर जाता है। और इस दिन को पहली बार वर्ष 2009 में ग्लोबल कोलिएशन अगेंस्ट चाइल्ड न्यूमोनिया कोलिजेशन अगेंस्ट चाइल्ड और निमोनिया द्वारा बनाया गया था। और इसकी जो 2000 वर्ष की थीम क्या है? हर सांस मायने रखती है। ये बात सही है फ्रेंड्स, एक सांस की बहुत कीमत होती है। निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोके, निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोके, उसकी थीम ये है फ्रेंड्स। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स ये। आशा करते हैं ये क्लास बहुत बहुत पसंद आएगी सभी फ्रेंडों को, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। अगर इस प्रश्नों की अगर हम बात कर लेते हैं तो, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स बहुत चीज सिखाता है हमें। अगर ये प्रश्नों की देखा जाए तो डेली करंट अफेयर बहुत चीजों को हमें सिखाता है। तो करंट अफेयर एक दिन भी मिस मत करना फ्रेंड्स। बाकी जीएस चलता ही है और कुछ ना कुछ लेकर आते हैं हम लोग अपने यूट्यूब चैनल से। और आप लोगों का प्यार है, आप लोग अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करते रहे फ्रेंड्स। जो भी डाउट है हमें बताएं जरूर। करंट अफेयर्स के बारे में कैसी क्लास लगती है करंट अफेयर्स की? चलिए फ्रेंड्स, 15 प्रश्न रहेंगे जीएस के, स्पेशल है।
ये आर ओ पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में वायरल संक्रमण नहीं करती? देखिए नहीं करती है, नहीं करती है, तो ये सी आंसर सही है इसका। मेरी स्टेम के माध्यम से ये नहीं करती है। देखिए वायरस जो संक्रमण होता है संक्रमित पौधों या पौधों के अवशेषों से कृषि और उपकरणों, संक्रमित पौधों के रस, वनस्पति प्रसार को, संक्रमित बीजों या पराग, एफिड्स, माइट्स या अन्य कीट, बहक, नेमेटोडा है, फंगल जीवाणु द्वारा फैलता है। लाइसोसोम में शामिल है, लाइसोसोम में शामिल है, डी आंसर सही है इसमें। अंत कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों पाचन लाइसोसोम में। देखिए लाइसोसोम के कार्यों में अंत कोशिकीय पाचन के साथ साथ बाहरी कोशिकीय पाचन दोनों शामिल हैं। अंत कोशिकीय पाचन विदेशी पदार्थ का पाचन या मृत कोशिका कणों का पाचन होता है। बाहरी कोशिकीय पाचन में ओस्टियोक्लास्ट, हड्डी खाने वाली कोशिकीय के लाइसोसोम हड्डी के अवांछित भागों को तोड़ते हैं। यह कोशिका विज्ञान से प्रश्न उठाया है। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो सी आंसर इसका सही है, इसकी गति कम हो जाती है और ये अविलंब से दूर चली जाती है। देखिए जब प्रकाश की जो किरण होती है संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी गति क्या है? बढ़ जाती है और ये अविलंब दूर चली जाती है। ये ज्ञात है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये अविलंब की ओर झुक जाती हैं। 5 कार्बन यौगिक पेंटानल में कार्यात्मक समूह का चयन करें। तो डी आंसर इसमें सही है, एल्डिहाइड्राइड। एनकीन में अंतिम कार्बन से जुड़े 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को CHO द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त कार्बनिक यौगिक को एल्डिहाइड्राइड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वे कार्बनिक यौगिक में जिनमें CHO कार्यात्मक समूह होता है एल्डिहाइड कहलाते हैं। इसके उदाहरण एसिटेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड है। कार्बनिक यौगिक का नामकरण से प्रश्न लिया गया है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत निकालना है फ्रेंड्स, कौन सा गलत है? तो बी आंसर इसका गलत है। वह सिकंदर से मिलने और मैसेडोनिया युद्ध कौशल सीखने के लिए उसकी सेना में शामिल हुए थे, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है और साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों में अस्तित्व को दर्शाते हैं जिनमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज कीर्ति इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे और इन्होंने जैन क्रिया सलेखना पद्धति से कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे और जबकि बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। मौर्य साम्राज्य से प्रश्न है। और भारत में सिजादा की प्रथा किसने शुरू की थी? ये आपका सिया सही है, गयासुद्दीन बलवान ने। सिजादा और पेबोस की प्रथा से गयासुद्दीन बलवान ने शुरू की थी। सिजादा का अर्थ होता सुल्तान के चरणों में झुकना और सलाम करना और पेबोस का अर्थ होता सुल्तान के पैरों चूमना। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल सम्राट अकबर ने समाप्त कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली से पारित होने के बाद मराठों ने वर्ष में सत्ता को, तो इसी आंसर इसमें सही है, 1761 में सत्ता को खो दी थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह शब्दावली और मराठों के बीच लड़ी गई थी जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस लड़ाई को 18वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई माना जाता है और ये पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी थी जिसमें बाबर विजय हुआ था
और दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और महमूद के बीच लड़ी थी, जिसमें अकबर विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के अनुसार भारत के लिए ब्रिटिश उद्देश्य क्या था? यहाँ सही है, डोमिनियन स्टेटस। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया एक प्रस्ताव था, जिसमें भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करके उसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने, एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना, अल्पसंख्यक राय को पूर्ण महत्व देने और भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता देने का वादा किया गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेटस की अवधारणा अब समाप्त हो चुकी है। गांधी ने कहा कि घोषणा राष्ट्रवादी और ब्रिटिश शासकों के बीच की गई को और चौड़ा कर दिया है। कि खेती के कारण बंगाल में नील की खेती के कारण बंगाल में 1860 में विद्रोह हुआ था। देखिए इसका जो ये आंसर सही है, नील की खेती। बंगाल में नदियां जिले के गोविंदपुरम गांव में किसानों द्वारा नील की जबरन खेती के विरोध में 1860 में विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश बागान मालिक नील उत्पादन किसानों को एक छोटी राशि देकर उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा देते थे, जो बाजार में मूल्य से कम होती थी। इस प्रथा को दादनी प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश में अपनाया गया था? कौन सा अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक? तो इसकी बात कर लेते हैं, सही है, दक्षिण अफ्रीका से। क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों से भारतीय परिस्थितियों की अच्छी और उपयुक्त विशेषताओं को शामिल किया। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकार, कनाडा से, देखिए ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, और ये आपका कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया है। और बात कर लेते हैं आयरलैंड से नीति निर्देश तत्व, और ब्रिटिश संविधान से संसदीय संरचना ली गई है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली ली गई थी। अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रूफकार कौन थे? सही है, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, क्योंकि अनुच्छेद 370 का मुख्य प्रूफकार गोपाल स्वामी अयंगर थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। उस समय डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद है? भाग 3 है, डी आंसर सही इसका। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का विवरण है। मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को संवैधानिक का मेगरा कार्य का कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। तीसरा प्रश्न है 13वां, एक वर्ष में कितनी बार विषुव आता है? तो 2 बार। बी आंसर इसका सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर बलवंत चमकता है, इसीलिए इस समय सभी अक्षांश रेखाओं के आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण दिन और रात की अवधि हर जगह समान होती है। ऋतुओं की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को समान दिन और रात विषुव कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को हम बसंत विषुव बोलते हैं, और 23 सितंबर की स्थिति को हम शरद विषुव कहा जाता है। टेरा डेल क्यूबो द्वीप समूह किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, डी आंसर है इसका। टेरा डेल क्यूबो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण कोने पर स्थित है, द्वीप समूह है। इसका जो मुख्य द्वीप चिली और अर्जेंटीना के बीच में विभाजित है।
मैगलन जल डबरू मध्य भूमक के मुख्य भूमि दक्षिण अफ्रीका और टिएरा डेल क्यूबो को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए धन को क्या कहते हैं? ये डी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी कहा जाता है। इस तरह के निवेश के माध्यम से निवेशकों को दूसरे देश की कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा मिलता है जिसमें वे निवेश करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये चल रहे हैं हमारे, ये आपके करंट अफेयर्स का नहीं है, जीएस प्रश्न है फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो, क्योंकि हम लाइव है फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स।